मंत्री श्री सुनील कुमार ने एक मीडिया के समक्ष बयान देते हुए बहुत बड़ी बात कही है। सबसे पहले मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कि क्या विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षकों में हड़कंप मची है, शिक्षक विद्यालय आवंटन को लेकर काफी चिंतित है, इसके संबंध में आप एक बार फिर से क्या कहना चाहेंगे? जिस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री की ओर से बयान आया कि हमारी कोशिश है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए ही पदस्थापन की नीति तैयार की जाएगी और विद्यालय आवंटन के क्रम में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करें। उन्होंने एक बार फिर से असाध्य रोगों से पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थी, पति पत्नी शिक्षक और साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के ऊपर जवाब देते हुए कहा कि इन्हें विद्यालय आवंटन में निश्चित रूप से राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बड़े ही भरोसेपूर्ण तरीके से कहा कि हमारी नीति जो भी तैयार हो रही है उसके आधार पर निश्चित रूप से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। और मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी लाभान्वित होंगे, लेकिन कुछ नाखुश भी होंगे जिन्हें मनचाहा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश निश्चित रूप से अधिकांश अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करेगी। दोस्तों, वहीं शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर जो भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि इसके निर्माण में अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे। यानी स्पष्ट हो चुका है कि 15 अगस्त से पहले समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे कि तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक रूबरू हो सके कि आखिर शिक्षा विभाग ने पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर क्या रणनीति बनाई है। वहीं दोस्तों, शिक्षा मंत्री की ओर से यह भी बातें कही गई है कि अभी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और काउंसलिंग की प्रक्रिया के दरमियान ही समिति की जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर हम सभी मिलकर बैठक करेंगे और यह कई चरणों से गुजरेगी। हमारे पास आने के बाद इस पर मंथन के उपरांत इसे मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा और संभवतः यह उम्मीद है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो भी समिति की रिपोर्ट आएगी वह फाइनल रूप से आएगी और वह कई चरणों में गुजरते हुए अंतःगत्वा माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी। वहां माननीय मुख्यमंत्री के सहमति के उपरांत अंतिम रूप से इसे कैबिनेट से पास करा लिया जाएगा। इसके बाद ही सबसे पहले शिक्षकों का पदस्थापन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, उसके बाद शिक्षकों का स्थानांतरण संभव हो सकेगा। वहीं दोस्तों, काउंसलिंग के क्रम में शिक्षा मंत्री ने एक अहम बात कही है और वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभी फर्स्ट अलॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं। इसके संबंध में जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षक चिंतित हैं और वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? तो दोस्तों, इन बिंदु पर जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि इसकी संख्या काफी कम है और यह बिलो 5% यानी 2 या 3% ही है जो अभ्यर्थी किसी कारण से काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो बीमार हो गए होंगे या फिर उनके डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पाए होंगे या फिर कोई अन्य मुख्य कारण रहे होंगे जिसके कारण वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके हैं और हमारी कोशिश है कि उन्हें एक और मौका अवश्य दिया जाएगा। दोस्तों, एक और मौके के क्रम में ही उन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली है और उन्होंने कहा है कि दूसरी बार काउंसलिंग कराने का जो भी मौका प्रदान किया जाएगा वह रीजन के आधार पर ही मौका प्रदान किया जाएगा। अगर शिक्षकों द्वारा वैध कारण प्रस्तुत किया जाता है तभी उन्हें मौका मिल सकेगा, अन्यथा उन्हें मौका नहीं प्रदान किया जाएगा। यानी उनके कहने का अर्थ यह था कि जो भी शिक्षक प्रथम स्लॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में नहीं भाग ले रहे हैं और अपने प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों को दूसरी बार मौका मिलने की कम संभावना है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो हर हाल में उन्हें रीजन प्रस्तुत करना होगा और रीजन अगर सटीक होगा तभी उन्हें मौका मिल पाएगा, अन्यथा उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। यानी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी दूसरी बार काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उन्हें दूसरी बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अगर इच्छा बनती है तो उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा और कारण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। अगर वे शिक्षक बीमार पड़ते हैं तो हर हाल में उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर उनके पास अन्य समस्याएं आती है तो उस संबंधी भी स्पष्ट कारण देना होगा। अन्य उदाहरण के तौर पर अगर डॉक्यूमेंट में कमी आती है उसके कारण अगर शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो इसके संबंध में भी उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वास्तव में हमारे पास इन डॉक्यूमेंटों का अभाव था जिसके कारण हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। यानी बहुत बड़ी बात कह डाली है माननीय शिक्षा मंत्री ने कि दूसरी बार मौका मिलने की बहुत ही कम संभावना रह गई है वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो प्रथम स्लॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, इतना जरूर कहेंगे कि सरकार और शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग दिलाकर उन पर एहसान नहीं कर रही, बल्कि बिहार के शिक्षक सेवा निरंतरता के अभाव में भी अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यह शिक्षकों की मेहरबानी कही जाएगी, क्योंकि इसके बाद सरकार और माननीय मंत्री स्पष्ट लहजे में आम जनता के बीच ये बातें कह सकेंगे कि हमने इतने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया है। हमारी सरकार की ये बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, हम कहते चलेंगे कि वे सारे शिक्षक जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं भाग लिए हैं, ये तो स्पष्ट है कि उन्होंने जानबूझकर इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं, क्योंकि उन्हें नई सेवा पसंद ही नहीं है और अपने घर परिवार को छोड़कर सुदूर इलाकों में नई नियुक्ति में जाना ही नहीं चाहते। और वैसे भी अगर बीच में किन्हीं अभ्यर्थियों को ये इच्छा बनती है कि हम सेकेंड फेज में काउंसलिंग कराए तो यह निश्चित है कि एक बार मौका अवश्य मिलेगा। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हर हाल में शिक्षा विभाग की ओर से कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। भले ही शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों के लिए यह बयान दिया गया है कि उन्हें स्पष्ट कारण प्रस्तुत करना होगा, तो यह भी बात सत्य है कि जो शिक्षक काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए हैं तो उनके पास सटीक कारण भी अवश्य है जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं और आने वाले दिनों में काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसलिए दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बिल्कुल ही टेंशन मुक्त रहे। शिक्षा विभाग चाहे जो भी राह अपनाती रही हो।
फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने एक मीडिया के समक्ष बयान देते हुए बहुत बड़ी बात कही है। सबसे पहले मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कि क्या विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षकों में हड़कंप मची है, शिक्षक विद्यालय आवंटन को लेकर काफी चिंतित है, इसके संबंध में आप एक बार फिर से क्या कहना चाहेंगे? जिस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री की ओर से बयान आया कि हमारी कोशिश है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए ही पदस्थापन की नीति तैयार की जाएगी और विद्यालय आवंटन के क्रम में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करें। उन्होंने एक बार फिर से असाध्य रोगों से पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थी, पति पत्नी शिक्षक और साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के ऊपर जवाब देते हुए कहा कि इन्हें विद्यालय आवंटन में निश्चित रूप से राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बड़े ही भरोसेपूर्ण तरीके से कहा कि हमारी नीति जो भी तैयार हो रही है उसके आधार पर निश्चित रूप से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। और मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी लाभान्वित होंगे, लेकिन कुछ नाखुश भी होंगे जिन्हें मनचाहा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश निश्चित रूप से अधिकांश अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करेगी। दोस्तों, वहीं शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर जो भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि इसके निर्माण में अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे। यानी स्पष्ट हो चुका है कि 15 अगस्त से पहले समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे कि तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक रूबरू हो सके कि आखिर शिक्षा विभाग ने पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर क्या रणनीति बनाई है। वहीं दोस्तों, शिक्षा मंत्री की ओर से यह भी बातें कही गई है कि अभी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और काउंसलिंग की प्रक्रिया के दरमियान ही समिति की जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर हम सभी मिलकर बैठक करेंगे और यह कई चरणों से गुजरेगी। हमारे पास आने के बाद इस पर मंथन के उपरांत इसे मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा और संभवतः यह उम्मीद है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो भी समिति की रिपोर्ट आएगी वह फाइनल रूप से आएगी और वह कई चरणों में गुजरते हुए अंतःगत्वा माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी। वहां माननीय मुख्यमंत्री के सहमति के उपरांत अंतिम रूप से इसे कैबिनेट से पास करा लिया जाएगा। इसके बाद ही सबसे पहले शिक्षकों का पदस्थापन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। उसके बाद शिक्षकों का स्थानांतरण संभव हो सकेगा। वहीं दोस्तों, काउंसलिंग के क्रम में शिक्षा मंत्री ने एक अहम बात कही है और वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभी फर्स्ट अलॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं। इसके संबंध में जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षक चिंतित हैं और वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? तो दोस्तों, इन बिंदु पर जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि इसकी संख्या काफी कम है और यह बिलो 5% यानी 2 या 3% ही है जो अभ्यर्थी किसी कारण से काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो बीमार हो गए होंगे या फिर उनके डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पाए होंगे या फिर कोई अन्य मुख्य कारण रहे होंगे जिसके कारण वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके हैं और हमारी कोशिश है कि उन्हें एक और मौका अवश्य दिया जाएगा। दोस्तों, एक और मौके के क्रम में ही उन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली है और उन्होंने कहा है कि दूसरी बार काउंसलिंग कराने का जो भी मौका प्रदान किया जाएगा वह रीजन के आधार पर ही मौका प्रदान किया जाएगा। अगर शिक्षकों द्वारा वैध कारण प्रस्तुत किया जाता है तभी उन्हें मौका मिल सकेगा, अन्यथा उन्हें मौका नहीं प्रदान किया जाएगा। यानी उनके कहने का अर्थ यह था कि जो भी शिक्षक प्रथम स्लॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में नहीं भाग ले रहे हैं और अपने प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों को दूसरी बार मौका मिलने की कम संभावना है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो हर हाल में उन्हें रीजन प्रस्तुत करना होगा और रीजन अगर सटीक होगा तभी उन्हें मौका मिल पाएगा, अन्यथा उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। यानी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी दूसरी बार काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दूसरी बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अगर इच्छा बनती है तो उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा और कारण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। अगर वे शिक्षक बीमार पड़ते हैं तो हर हाल में उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर उनके पास अन्य समस्याएं आती है तो उस संबंधी भी स्पष्ट कारण देना होगा। अन्य उदाहरण के तौर पर अगर डॉक्यूमेंट में कमी आती है, उसके कारण अगर शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो इसके संबंध में भी उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वास्तव में हमारे पास इन डॉक्यूमेंटों का अभाव था जिसके कारण हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। यानी बहुत बड़ी बात कह डाली है माननीय शिक्षा मंत्री ने कि दूसरी बार मौका मिलने की बहुत ही कम संभावना रह गई है वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो प्रथम स्लॉट में काउंसलिंग की प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, इतना जरूर कहेंगे कि सरकार और शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग दिलाकर उन पर एहसान नहीं कर रही, बल्कि बिहार के शिक्षक सेवा निरंतरता के अभाव में भी अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यह शिक्षकों की मेहरबानी कही जाएगी, क्योंकि इसके बाद सरकार और माननीय मंत्री स्पष्ट लहजे में आम जनता के बीच ये बातें कह सकेंगे कि हमने इतने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया है। हमारी सरकार की ये बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, हम कहते चलेंगे कि वे सारे शिक्षक जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं भाग लिए हैं, ये तो स्पष्ट है कि उन्होंने जानबूझकर इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं, क्योंकि उन्हें नई सेवा पसंद ही नहीं है और अपने घर परिवार को छोड़कर सुदूर इलाकों में नई नियुक्ति में जाना ही नहीं चाहते। और वैसे भी अगर बीच में किन्हीं अभ्यर्थियों को ये इच्छा बनती है कि हम सेकेंड फेज में काउंसलिंग कराए तो यह निश्चित है कि एक बार मौका अवश्य मिलेगा। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हर हाल में शिक्षा विभाग की ओर से कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। भले ही शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों के लिए यह बयान दिया गया है कि उन्हें स्पष्ट कारण प्रस्तुत करना होगा, तो यह भी बात सत्य है कि जो शिक्षक काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए हैं तो उनके पास सटीक कारण भी अवश्य है जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं और